हाय गाइस, आई एम सुहित एंड यू आर वाचिंग सुहित एकेडमी। आज की वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हम लोग बात करेंगे इलियाड का। इलियाड एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, एपिक है, जिसके रचयिता हैं एंशिएंट ग्रीक एपिक पोएट जिसका नाम होमर है। और इसकी पॉपुलैरिटी से ही आपको पता चल सकता है कि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज लगभग विश्व के सारी यूनिवर्सिटीज़ में इलियाड की पढ़ाई होती है और वर्ल्ड के जितने भी प्रमुख लैंग्वेजेस हैं उसमें इसका ट्रांसलेशन भी हो चुका है। इसलिए अब मैं इलियाड को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं म्यूज़ को एज यूजुअल इन्वोक करना चाहता हूँ ताकि मेरा यह प्रोजेक्ट काफ़ी सफल हो। ये फर्स्ट पार्ट है सीरीज़ का और ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इलियाड के बारे में जानने के लिए और उसके बारे में समझने के लिए सबसे पहले ये इंट्रोडक्टरी पार्ट को आपको लिए समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलियाड के बारे में कि इलियाड एक एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर है और होमर ने, जो ग्रीक पोएट था, दो टोटल एपिक्स लिखा है। एक इलियाड है, दूसरा ओडिसी। इलियाड का मतलब क्या भाई? इलियाड का मतलब होता है सॉन्ग ऑफ इलियन। सॉन्ग ऑफ इलियन या इलियम, एक्चुअली इलियम और इलियन दोनों एक ही नाम है। और टर्की, जो जिसको तुर्किस्तान भी कहते थे उस समय, उसी का एक सिटी है। इसी का ऊपर यह कविता लिखी गई है, इसलिए इलियन से वर्ड आ गया इलियड। टोटल कितने लाइंस में कविता लिखी गई भाई? 15,693 लाइंस में ये कविता टोटल लिखी गई है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लंबी ये कविता एपिक है। और इसको लिखा गया है किस मीटर में? डेक्टालाइक हेक्सामीटर। इसका मतलब क्या है कि मैंने स्ट्रेस के बारे में आप लोग को पहले भी वीडियो में बताया है कि एक लॉन्ग सिलेबल होता है और उसके बाद दो छोटे छोटे सिलेबल्स होते हैं। इसको डेक्टालाइक हेक्सामीटर कहते हैं। सारा इलियड इसी तरीके से लिखा गया है। और बहुत सारे अन्य ग्रीक पोएट्स भी हैं जिन्होंने यही तरीका यूज किया है, जैसे कि नाम लिखा हुआ वर्जिल हुआ, एनिड हुआ, ओविड हुआ। ये सब ऐसे पोएट हैं जिन्होंने इसी मीटर भी यूज किया। आगे बढ़ते हैं। इलियड के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एक फ्रेज में बोलते हैं होमरिक क्वेश्चंस। होमरिक क्वेश्चंस क्या है भाई? Whom, when, where and under what circumstances the Iliad and the Odyssey were written। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ये है कि इलियड किसके बारे में लिखा गया, कब लिखा गया, कहाँ लिखा गया और किस परिस्थिति में लिखा गया। इलियड का ही सिक्वल दूसरी कविता एपिक है जिसको हम लोग ओडिसी बोलते हैं। इलियड के बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो डिस्कस पॉइंट्स होता है इलियड के बारे में, वो ये है ट्रॉय, ट्रोजन वॉर और होमर। ट्रॉय के बारे में क्या है कि ये सिटी कहीं था भी या नहीं, ये हिस्टोरियन के बीच में डिस्कशन का सब्जेक्ट है। तो अभी फिलहाल टर्की के नॉर्थ वेस्ट साइड में एक छोटा सा शहर है जिसको हिसारलिक कहते हैं, और ये टर्की कहाँ है? एशिया में। और इसी को हम लोग ट्रॉय मानते हैं, अधिकतर लोग यही मानते हैं। आज जो ट्रॉय की स्थिति क्या है कि ये यूनेस्को का नाम आपने सुना होगा, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है। यानी कि हर साल लाखों टूरिस्ट जो है अराउंड द वर्ल्ड वो एरिया देखने जाते हैं जहां पर ट्रॉय का फेमस युद्ध हुआ था। ट्रॉय में हुआ क्या था? ट्रॉय में जो युद्ध हुआ था ग्रीक्स और ट्रॉय वासियों के बीच में, उसको हम लोग ट्रोजन वार के नाम से जानते हैं, है ना। और ये अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय ब्रॉन्ज एज था और आज से लगभग 2700 साल पहले ऐसी घटना घटी हुई थी बीसी में। लेकिन ये 2700 को आप परफेक्ट नहीं मान सकते, कुछ 1180 बीसी मानते हैं, कुछ 1200 बीसी मानते हैं, इसमें कंफ्यूजन है। तीसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन है होमर के बारे में। होमर के बारे में आप कहेंगे सर होमर के बारे में क्या कंफ्यूजन है? तो पहले मैं बता दूं होमर क्या था। ही वॉज ए ब्लाइंड बर्ड, एक अंधा कवि था जो आयोनिया कहाँ है? टर्की में, वहां का रहने वाला था। लगभग
सेंचुरी या 8.5 सेंचुरी पहले बीसी में। और उनके बारे में है कि सबसे पहले समझ जाए कितने ट्रॉय, हिसारलिक जो शहर मैंने बताया, यहाँ पर रिसर्च करके, अनुसंधान करके पाया गया कि ये ट्रॉय जो है कम से कम 10 बार ध्वस्त हुआ होगा और 10 बार बना होगा। अब होमर के बारे में कंफ्यूजन ये है कि क्या होमर सचमुच में थे या नहीं, और दूसरी बात है कि क्या सिर्फ होमर ने ही ट्रॉय लिखा, क्योंकि होमर के पहले बहुत सारे ऐसे कवि थे जो विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स ऑफ माउथ दे यूज्ड टू सिंग द ट्रोजन वॉर। तो होमर ने क्या किया, ये सुनी हुई चीजों को बहुत ही अपने अच्छे ढंग से डक्टाइल हेक्सामीटर में ग्रीक लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर दिया, एपिक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आखिर स्टोरी क्या है ट्राइड इलियड के बारे में। सबसे पहले आप जान लो कि इलियड जो कहानी है ये ग्रीक आर्मी जिसका लीडर था एगामेम्नोन, उसके द्वारा लीड किया गया था, और उसने 10 साल तक 10 इयर्स तक उसने ट्रॉय को सीज किया, घेर कर रखा था। आप समझ सकते हैं 10वां साल ये युद्ध शुरू हुआ था, 9 साल तक उसने पूरा ट्रॉय को घेर के रख दिया था चारों तरफ से। और जो ट्रोजन वॉर है वो लगभग जब स्टार्ट हुआ युद्ध तो लगभग 50 से 55 डेज तक चला, और टोटल इसमें 24 बुक्स हैं। 24 बुक्स का मतलब ये मत समझिए कि 24 किताबें, बल्कि होमर का स्टाइल है वो चैप्टर को बुक्स बोलते हैं। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट देयर आर 24 चैप्टर्स इन इलियड। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर जो बुक 1 है, जो कि इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है बीबीएम के यूनिवर्सिटी को, उसमें क्या है भाई, उसमें बुक 1 बताता है जो घटना घटी है बुक 1 में वो 22 डेज में घटा है, जिसमें से पहला जो 9 डेज है प्लेग की मार हुआ था अपोलो के कारण से, दूसरा एक दिन यानी 10वां दिन जब एक्लिस के द्वारा काउंसिल बुलाया गया था, और बाकी 12 डेज लग गए थे जुपिटर, जिसको जियोव या जियोस भी कहते हैं, वो एथियोपियन चला गया था रहने के लिए, जिसके कारण थेतीस जो कि आपका एक्लिस की मां थी वो उसे इन्फॉर्म नहीं कर पाई थी एक्लिस के सैड कंडीशन के बारे में। और इलियड में जनरली हम लोग 3 प्रकार का वेन्यूज के बारे में बात करते हैं। एक था ग्रेसियन कैंप, और दूसरा क्राइसा, और तीसरा ओलंपस। आगे बढ़ते हैं, आखिर इलियड में क्या कहानी है, थीम्स क्या है। तो इसमें 3 पॉइंट मैंने दिया है, नंबर 1, 2 और 3। सबसे पहले हेलन जो कि स्पार्टा की रानी थी और मिनिलस का वाइफ था। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मिनिलस की वाइफ वो थी, तो मिनिलस कौन था। तो हेलन को किडनैप करके ले गया था पेरिस नाम के एक लड़के ने। पेरिस कौन था, प्राइम का बेटा। प्राइम कौन था, ट्रॉय का राजा, यानी ट्रॉय का राजा प्राइम, उसका बेटा पेरिस ने मिनिलस की पत्नी हेलन को अगवा कर लिया, जिसके कारण से ग्रीक्स ने अटैक किया था ट्रॉय पर। दूसरी बात हम इलियड में पूरा देखते हैं कि गॉड्स एंड गॉडसेस भरे पड़े हैं। वो लगातार ह्यूमन अफेयर्स में मानवों के बीच में इंटरवीन करते रहते हैं, इंटरफेयर करते रहते हैं, झगड़ा लड़ाई कराते रहते हैं। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें हम लोग देखते हैं कि ट्रॉय में वास्तव में युद्ध होता है। एक्लीज अपने गुस्से के कारण एगमेमनोन से लड़ जाता है, और यही एक्लीज बाद में हेक्टर से भी युद्ध करता है। हेक्टर कौन, प्राइम का बड़ा बेटा है ना, और उससे युद्ध करता है और अंत में हेक्टर को मार गिराता है। हालांकि ट्रॉय के युद्ध में एक्लीज भी अंत में मारा जाता है। मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है इलियड में, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के कैरेक्टर्स बटे हुए हैं। पहले कैरेक्टर्स हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस, यानी देवी और देवता, और दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं वो ह्यूमन बींग्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें गॉड्स एंड गॉडेसेस का, और साथ ही ट्रॉय की युद्ध में उनका क्या रोल था। सबसे पहले बात करेंगे ज्यूस का, जोव का, है ना, जो कि किंग ऑफ गॉड्स था। वो इस युद्ध में न्यूट्रल है, यानी वो किसी नाइदर ग्रीक्स को ना ही ट्रोजन को सपोर्ट करता है। उसकी पत्नी जो हेरा है वो सपोर्ट करती है ग्रीक लोगों को, और लेटो का बेटा अपोलो और जियोस का भी बेटा है वो ट्रोजन यानी ट्रॉय के लोगों को सपोर्ट करता है। हेड्स जो कि जीव का भाई है, और आप कह सकते हैं वो यमराज है क्योंकि नरक का देवता है, वो इस युद्ध में न्यूट्रल रहता है, उसका कोई रोल नहीं है। एफ्रोडाइट जो कि
ज्यूस की बेटी है, वो ट्रॉय के लोगों को सपोर्ट करती है क्योंकि पेरिस उसकी पूजा करता है। एथेना सपोर्ट करती है ग्रीक की, और लेटो जो कि जीव की पत्नी है वो ट्रॉय के लोगों का मदद करती है। आगे बढ़ते हैं। अब जीव्स के बारे में मैं बताऊंगा कुछ कि मैंने क्या कहा था, कैसे किंग ऑफ गॉड्स है। सबसे पहले जीव का कई सारे नाम है। जनरली लोग उसे जॉब भी बोलते हैं, जुपिटर भी बोलते हैं यानी बृहस्पति, और हिंदी में बोले तो हम लोग इंद्र भगवान बोलते हैं। इंद्र भगवान बोलने का कारण क्या है कि आप देख लीजिए यहाँ सिंबल्स जो यूज हुआ है, थंडरबोल्ट यानी कि वो गरज, बिजली, बादल का देवता है। उसके सिंबल्स क्या क्या हैं? ईगल हैं, बुल हैं और ओक हैं। अब ज्यूस के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, एक क्रोनस पिता और माँ रिया। ऐसा कहा जाता है कि एक्चुअली क्रोनस ही किंग ऑफ गॉड्स थे, परंतु ज्यूस ने उनकी हत्या कर दी और खुद राजा बन बैठा। कॉन्सोर्ट्स, ज्यूस की बहुत सारी पत्नियां थी, जिसमें से हेरा है और लेटो, ये इंपॉर्टेंट है इलियाड में। और बहुत सारी पत्नियां थी कारण कि वो पृथ्वी पर भी यात्रा किया करता था, और आगे आप समझ जाओ। उसके बाद सिबलिंग्स की बात करते हैं। ये उसके ज्यूस के भाई बहन हैं, जो कि हेड्स का मैंने बात किया। हेरा है जो उसकी बहन है, बाद में उससे विवाह कर लेता है। फिर फेट्स यानी भाग की देवी, और मेनी अदर्स, बहुत सारे भाई बहन उसके हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफ स्प्रिंग्स, ज्यूस के बेटे बेटियों में सबसे पहले आते हैं एफ्रोडाइट थे, अपोलो था, एथेना था, और म्यूजेस। म्यूजेस देवियां हैं कि कभी भी कोई एपिक अगर लिखते थे ग्रीक में तो सबसे पहले म्यूजेस के इन्वोक करते थे, उनको याद करते थे। फिर ऐसा कहा जाता है कि हेलेन, जिसके कारण ये युद्ध हुआ और जिसे पेरिस ने किडनैप किया, वो ट्रॉय की रहने वाली थी और वो ज्यू की ही बेटी थी, और बहुत सारे उसकी बेटे बेटियां थी, उसको खुद मालूम नहीं था कितना। ह्यूमन कैरेक्टर्स इन इलियड, तो ह्यूमन कैरेक्टर्स को भी मैंने दो भागों में बांटा है। एक वो साइड जो ग्रीक की तरफ है से युद्ध लड़ रहे हैं, और दूसरा जो ट्रॉय की तरफ से। तो सबसे पहले ग्रीक के तरफ से युद्ध लड़ने वाले कौन कौन थे? सबसे पहला था एगमेमोन, जो कि माइसेनिया का राजा था, और यही वो व्यक्ति था जो ग्रीक लोगों को लीड करके ट्रॉय का घेराबंदी किया। इसका कारण क्या था कि एगमेमोन का भाई था मिनिलस। ये जो मिनिलस है जो कि स्पार्टा का राजा था, और ये हस्बैंड भी था हेलेना का। तो यही हेलेन को पेरिस, जो कि ट्रॉय का राजकुमार था, जब उठा के ले गया, अगवा कर गया। हेलेन की भी उसमें रजामंदी थी। तो इसे एगमेमोन ने अपना इंसल्ट समझा और उसने सारे ग्रीक के राजाओं को बुलाया, मीटिंग किया और बोला कि ये ग्रीक की इज्जत की बात है, इसलिए हम लोग सब ट्रॉय पर अटैक करते हैं। और वे लोग ट्रॉय पर अटैक करने गए। एक्चुअली उनका इरादा था कि ट्रॉय को ध्वस्त कर लेंगे और हेलेन को वापस ले आएंगे। फिर दूसरा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है एक्लिस, है ना। एक्लिस जो पिलियस का बेटा था, और उसकी माँ थी थेटिस। थेटिस आप सी गॉडेस समझ सकते हैं, और ये उसका पिता जो पिलियस था वो पीथिया का राजा था। तो एक्लिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर कोई एक हीरो का नाम आप बात करेंगे कि कौन सा वो हीरो है जिसके बारे में ट्रॉय की कहानियां हैं, तो एक ही नाम दिमाग में आता, वो एक्लिस। एक्लिस इतना शक्तिशाली था कि ट्रोजन लोग भी उससे डरते थे। इसके बारे में हम लोग कहानी समरी पढ़ेंगे। ओडिसियस, ये जो है इथाका का राजा था, और साथ ही जो ग्रीक आर्मी अटैक करने गई थी अंडर द लीडर्स ऑफ एगमेमनोन, तो उसका ये कमांडर था, उसका ये व्यक्ति कमांडर था। अब बात करते हैं एजेक्स। एजेक्स दो हैं, एक सीनियर है और एक जूनियर है। तो ये जो सीनियर एजेक्स था वो किंग ऑफ सैलामिस, यानी ये भी ग्रीक साइड से लड़ने के लिए आया था। उसके बाद पेट्रोक्लस। पेट्रोक्लस कौन है भाई? पेट्रोक्लस एक्लिस का फ्रेंड है, और इसी के मरने के बाद एक्लिस ने बदला लेने के भाव से ट्रोजन वॉर में हिस्सा लिया, नहीं तो वो रूट करके अलग बैठा हुआ था। नेस्टर, नेस्टर जो है पायलोस का किंग है, और ये एगमेमोन का एडवाइजर है ना, और ये बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है। कैलकास, कैलकास जो है सूट शेयर है, यानी कि भविष्यवक्ता है। ये भविष्य बताता है कि आगे क्या होने वाला है, यानी आप जैसे कह सकते हैं कि वो त्रिकालदर्शी है। उसके बाद हेलेन, अगर किसी एक लेडी का नाम ले जिसके कारण ट्रॉय का युद्ध हुआ, तो वो हेलेन थी, जो एक स्पार्टा का क्वीन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं
ह्यूमन कैरेक्टर्स इन इलियाड, जो कि ट्रोजन साइड यानी ट्रॉय के तरफ से। सबसे पहले प्राइम पर नजर डालते हैं। ये प्राइम व्यक्ति जो है, ये ट्रॉय का राजा है और एजेड है, बूढ़ा है। यहाँ पर उसके बहुत सारे बेटे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 ही लोगों का नाम रखा है ना, जिसमें से पहला हेक्टर जो प्राइम का बेटा, दूसरा पेरिस, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, हेक्टर और पेरिस, ये भी प्राइम का ही बेटा है और इसी ने हेलन को एब्डक्ट किया था, किडनैप किया था। तीसरा बेटा डिफोवस, वो भी प्राइम का ही बेटा है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट उतना रोल नहीं है। उसके बाद है हेक्यूबा। हेक्यूबा कौन है? प्राइम की वाइफ है। प्राइम की और भी पत्नियां हैं, लेकिन हेक्यूबा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंड्रोमैच है, जो कि हेक्टर की वाइफ है, और हेक्टर का जिस दिन मृत्यु होने वाला था, ये एंड्रोमैक ने एक सपना देखा था और हेक्टर को मना किया था इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन उसके स्वप्न को तौहीन करते हुए हेक्टर चला गया युद्ध करने और अंत में एक्लीज के हाथों मारा गया था। कैसेंड्रा, ये प्राइम की डॉटर है। फिर है क्राइसिस। क्राइसिस क्या है? ट्रॉय का ही रहने वाला एक पुजारी है, जो कि अपोलो का पूजा करता है। ये मेन रोल प्ले करता है युद्ध स्टार्ट करने में, क्राइसिस। क्यों? क्योंकि इसकी बेटी है क्रेसियस, है ना, जो कि कैप्चर कर ली जाती है एगमेमोन के द्वारा। एक्चुअली कैप्चर बोले तो क्या कहूँ कि उस समय के राजा लोग जो थे, जो जिस सिटी पर अटैक करते थे, वहाँ राजकुमारी या औरतों को उठा लाते थे और उससे विवाह कर लेते थे या अपने पास उसे रखते थे। तो जो प्राइज जीता गया था ट्रॉय को अटैक करने के पहले, उसमें से 2 महिलाएं थी, एक क्रेसियस थी और एक ब्रिसियस थी, है ना। तो क्रेसियस को अवार्ड के रूप में, प्राइज के रूप में एगमेमन को दे दिया गया और ब्रिसियस को अवार्ड के रूप में, प्राइज के रूप में एक्लेस को दे दिया गया, और इसी ब्रिसियस और क्रेसियस के कारण युद्ध शुरू हुआ था। और जब भी किसी एपिक की बात करते हैं तो सबसे पहले जान लीजिए कि हम लोग ये जो पोएम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एपिक क्यों कहलाता है, यानी द इलियड एपिक क्यों है। तो एपिक के कुछ कन्वेंशंस होते हैं। कन्वेंशंस में परंपराएं होते हैं, तौर तरीके होते हैं, जिसमें से ये 5-6 इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है इन मीडियस रेस, यानी कोई भी एपिक जो पुराने कवि लोग जब स्टार्ट करते थे तो वो बीच में से स्टार्ट कर देते थे, यानी कि कहानी का पहले का कोई भाग के बारे में कोई वर्णन ही नहीं रहता था, एक इंपॉर्टेंट पार्ट लेके बढ़ जाते थे। तो आपका जो ये द इलियड है वो भी 10वें साल से शुरू होता है। बाकी 9वें साल में क्या हुआ इसके बारे में होमर कुछ भी बात नहीं करते हैं। फिर है इन्वोकेशन, यानी जैसा मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए मैंने कहा था कि म्यूज को इन्वोक करूंगा, कि एक परंपरा रही है कि जब भी कोई एपिक लिखेंगे तो कवि जो हैं ये चाहते हैं कि उसकी कविता इमॉर्टल हो जाए, उसे भी इमॉर्टल कर दे। इसके लिए ज़रूरी है किसी न किसी देवी या देवता को पुकारना, नाम लेना, इसलिए ये स्टार्ट ही होता है वो म्यूजेज द इलियड, इन्वोकेशन किया है कवि ने। तीसरा है डिवाइन इंटरवेंशन, यानी कि जितने भी एपिक हैं, आप रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, द इलियड ले लीजिए, ओडिसी ले लीजिए, आप देखेंगे इसमें कोई ना कोई रोल गॉड्स और गॉडेसेस का रहता ही है, इसलिए इसे को बोलते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। वास्ट सेटिंग्स, यानी छोटी मोटी कविता एपिक नहीं होता, ये महाकाव्य होता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं। रामायण में आप देख सकते हैं बहुत सारे एपिसोड्स हैं, द महाभारत में देख सकते हैं, उसी तरह से इलियड में भी छोटे छोटे बहुत सारे एपिसोड्स हैं, फास्ट सेटिंग्स होता है। फिर कंपटीशन, किसी भी एपिक में किसी ना किसी प्रकार का कंपटीशन जरूर होता है, यानी जो जो महावीर होते हैं, जो वीर होते हैं, उनके बीच में कोई खेल या ओलंपिक या फिर स्वयंवर या किसी ना किसी प्रकार का प्रतिद्वंदिता आरंभ की जाती है और फिर विनर को घोषित किया जाता है। इलियड में भी जब पेट्रोक्लस जो कि एक्लीज का फ्रेंड था और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु के आयोजन के लिए, उस आयोजन नहीं, मृत्यु के बाद उसने एक बहुत ही बड़ा गेम आयोजित किया था पेट्रोक्लस की याद में। एलिवेटेड लैंग्वेज है ना, एलिवेटेड लैंग्वेज यानी कि जो एपिक लिखा जाता है वो किसी साधारण शब्दों में नहीं लिखी जाती है, बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज में उच्च कोटि के कवि होते हैं, वो उच्चतर स्तर को प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो ये था मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट। अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करेंगे। मैंने कोशिश किया है कि सिंपल लैंग्वेज में इलियड को शुरू करूं, और अगला पार्ट मैं बनाऊं या ना बनाऊं, यानी बुक 1 स्टार्ट करूं ना करूं, इस बात पर निर्भर करता है कि आपका कमेंट आता है कि नहीं। ओके, फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग मी
enjoy yourself.